आज साइंस की क्लास में जो है मानव जीवन में उपयोगी रसायन के बारे में पढ़ेंगे। जो केमिकल्स जो है वो हम प्रयोग करते हैं दिन के अंदर जो है वो घर के अंदर, जैसे कि सबसे पहले है साबुन। देखो साबुन का प्रयोग हम हाथ धोने में, कपड़े धोने में, नहाने में, इन सब चीजों में जो है साबुन का प्रयोग करते हैं। तो वो साबुन क्या होती है, साबुन एक रसायन की तरह ही होती है। उसके अंदर भी बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल्स यूज किए जाते हैं। देखो सबसे पुराना अपमार्जक कौन सा होता है, साबुन कहलाता है। सबसे पुराना अपमार्जक क्या है, साबुन है। साबुन मृदु जल में सफाई का कार्य, मृदु यानी जो सॉफ्ट जल होता है उसके अंदर सफाई का कार्य करता है। अगर इसे कठोर जल के साथ प्रयोग किया जाता है तो ये झाग नहीं देता है। ठीक है, तो इसको मृदु जल के साथ प्रयोग किया जाता है। कठोर जल के साथ तो अपने जैसे सरफ वगैरह जो यूज करते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। साबुन का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, मृदु जल के साथ किया जाता है। साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए उसमें क्या मिलाई जाती है, ग्लिसरीन मिलाई जाती है। ठीक है, फिर है उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण को, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण को कठोर साबुन कहा जाता है। उच्च वसा अम्ल और सोडियम लवण NaCl जो होता है, ठीक है, उसको कठोर साबुन कहा जाता है। इन्हीं साबुन को क्या कहा जाता है, लॉन्ड्री सोप की तरह काम में लिया जाता है। सबसे पहले मृदु साबुन, वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण को मृदु साबुन कहा जाता है। ठीक है, अगर उसमें पोटेशियम लवण मिलाए गए हैं तो वो क्या है, मृदु साबुन है, यानी कि सॉफ्ट साबुन है। यह अत्यंत घुलनशील होने के कारण झाग देते हैं। कई साबुन होते हैं ना बहुत ज्यादा, जिनसे अपन नहाते हैं, हाथ धोते हैं, वो बहुत ज्यादा घुलनशील होते हैं। अगर आप थोड़े टाइम के लिए उनको पानी में छोड़ दो तो वो बिल्कुल गलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अत्यंत घुलनशील होने के कारण झाग देते हैं। इनमें क्या है, शेविंग क्रीम है, शैम्पू बनाने में जो है इनका प्रयोग किया जाता है ज्यादा। ठीक है, वसीय अम्लों के पोटेशियम लवणों को मृदु साबुन कहा जाता है, जैसे शेविंग क्रीम और शैम्पू बनाने में जो इनका प्रयोग किया जाता है। देखो शेविंग क्रीम को जल्दी सूखने से बचाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, ग्लिसरोल मिलाया जाता है। शेविंग क्रीम जो होती है उसको जल्दी सूखने से बचाने के लिए इसमें क्या मिलाएंगे, ग्लिसरोल मिला देते हैं। तथा रेजिन नामक गोंद जो है वो उसको मिलाया जाता है, जिससे सोडियम रोजिनेंट बनता है। ठीक है, ग्लिसरोल मिला देंगे और रोजिन मिला देंगे, उससे क्या बन जाएगा, सोडियम रोजिनेंट बनता है, जो कि अच्छी तरह से क्या देता है, झाग देता है। नेक्स्ट है अपमार्जक या डिटर्जेंट कहते हैं जिसको। अपमार्जक साबुन के जैसे ही होते हैं परंतु कठोर तथा मृदु दोनों ही प्रकार के जल में जो है वो कार्य करते हैं। आप किसी भी तरह के जल में डाल दीजिए, उसको क्या करेंगे, वो एकदम पूरी अच्छे से तरह से झाग देंगे। लेकिन हाँ, जो लो क्वालिटी के होते हैं वो कम देते हैं, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के होंगे वो क्या देंगे, मृदु और कठोर दोनों ही जल में क्या देते हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं और उसमें झाग देते हैं। अतः अपमार्जक सफाई कार्य में जो है प्रयोग में लिए जाते हैं। फिर है पीड़कनाशी यानी कि पेस्टिसाइड्स, वे रासायनिक पदार्थ जो हानिकारक जीवों व कीटों को नियंत्रित करने व मारने में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड्स कहते हैं। जैसे देखो कीटनाशी है उदर विष या स्पर्श विष। उदर विष पायरेथेरम निकोटिन होता है, स्पर्श विष DDT या एल्ड्रिन होता है। इसके अलावा देखो मूषकनाशी है। ठीक है, इसे ये रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग चूहों को मारने के लिए किया जाता है। उदाहरण है जिंक ऑक्साइड या स्ट्राइचिनी। इसके अलावा हम जैसे लक्ष्मण रेखा वगैरह लेकर आते हैं तो उसमें भी क्या होता है, जहर ही तो होता है, जो क्या करता है, छोटे छोटे कीड़ों को, किसी भी तरह के कीड़े जो है उनको मारने के लिए जो प्रयोग किया जाता है। उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर ये उदर विष होता है जो कि पायरेथेरम निकोटिन या स्पर्श विष भी होता है, जैसे DDT या एल्ड्रिन होता है, जो कि क्या करते हैं, जैसे हम लाइन खींचते हैं तो क्या वो क्रॉस करते ही वो क्या करते हैं, वो मर जाते हैं। तो उसके अंदर भी क्या होता है, एक तरह का जहर होता है। इसके अलावा रैट किल जो हम मार्केट से लेकर आते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी किस तरह के क्या नाम रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिंक ऑक्साइड होता है और स्ट्राइचिनी होता है। फिर है विस्फोटक जिसे RDX कहते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, यह एक रंगहीन तेलीय पदार्थ है, जोड़ा डायनामाइट बनाने में जो है वो काम किया इसका काम में आता है। इसे इसे क्या कहा जाता है, इसे नोबल का तेल कहा जाता है। TNT सर्वाधिक उपयोग में आने वाला क्या है, विस्फोटक जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेडियोधर्मिता। वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। वे तत्व जो स्वतः विखंडित होते हैं, टूटते हैं, और टूटने के बाद क्या होते हैं, अदृश्य किरणें जो होती है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज जो कह सकते हैं, तो उनका क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। यह घटना रेडियो सक्रियता कहलाती है। जिनसे निकलने वाली अदृश्य किरणें रेडियो सक्रिय किरणें कहलाती है। जैसे अगर कहीं पर परमाणु बम या ये विस्फोट होते हैं तो वहां पर क्या होता है, बहुत लंबे समय तक क्या होती है, वहां पर रेडियो सक्रियता रहती है, वहां पर काफी समय तक जो है किरणें निकलती रहती है, जिसकी वजह से वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। सर्वप्रथम 1869 में हेनरी बैकरूल ने रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी। किसने की थी, हेनरी बैकरूल ने। कृत्रिम रेडियो एक्टिविटा की खोज मैडम
क्यूरी ने की थी, जो 2 तत्व रेडियम और पोलेनियम की थी। ठीक है, 2 तत्व थे जिसके अंदर रेडियम और पोलेनियम। तो सर्वप्रथम 1869 में हेनरी बुकनेल ने क्या किया था, रेडियो एक्टिवता की खोज की थी, और कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज जो है वो मैडम क्यूरी ने की थी। सामान्यतः वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 82 से ऊपर है रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। वे तत्व जिनके एलिमेंट जो एलिमेंट है उनके परमाणु क्रमांक या संख्या जो होती है वो 82 से ऊपर हो, ठीक है, 80 भी हो या 80 के आसपास भी हो, तो भी वो क्या करेंगे, रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। वह रेडियो सक्रियता की इकाई क्या कहलाती है, क्यूरी कहलाती है। देखो मैडम क्यूरी नहीं जो इसकी खोज की थी, इसी वजह से जो है रेडियो सक्रियता की इकाई भी क्या दी गई है, क्यूरी दी गई है, यूनिट। रेडियो सक्रियता के मापन के लिए गाइगर मूल काउंटर विल्सन क्लाउड कक्ष का जो है उपयोग किया जाता है इसके मापन के लिए, क्योंकि अपन खुले में इसको नहीं माप सकते हैं, ये बहुत पावरफुल होती है और हार्मफुल भी होती है। तो इसको मापने के लिए जो है वो एक अलग से कक्ष या रूम का जो है उपयोग किया जाता है। उस रूम को क्या कहा जाता है, गाइगर मूल काउंटर विल्सन, गाइगर मूल काउंटर विल्सन क्लाउड। ठीक है, तो ये रूम होता है जिस रूम के अंदर क्या किया जाता है, इस रेडियो सक्रियता का मापन किया जाता है। और मापन करने के लिए इकाई कौन सी मानी जाती है, क्यूरी मानी जाती है। और कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी। फिर है नाभिकीय विखंडन, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन बोल सकते हैं। वे नाभिकीय क्रियाएं जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर, विखंडन मतलब टूटना, फ्यूजन होता है ना टूटना, ठीक है, तो एक नाभिक जो होता है भारी नाभिक टूटकर 2 हल्के नाभिकों का निर्माण करता है और ऊर्जा व न्यूट्रॉन क्या करता है, मुक्त होते हैं, तो क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। जब एक भारी नाभिक क्या करता है, टूटकर 2 हल्के नाभिक का निर्माण करता है और ऊर्जा व न्यूट्रॉन कण मुक्त होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाएगा। फिर देखो परमाणु बम या नाभिकीय बम जिसे हम कह सकते हैं एटम बम। प्रथम परमाणु बम जे रॉबर्ट ओपनहमीर ने, प्रथम परमाणु बम जो है वो जे रॉबर्ट ओपनहमीर ने जो है वो खोजा था 1945 के अंदर। ठीक है, तो प्रथम परमाणु बम जो है वो जे रॉबर्ट ओपनहमीर ने जो है वो 1945 के अंदर जो है वो बनाया था। 18 मई 1975 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया, पोखरण के अंदर किया गया, जो कि कहाँ है, अपने जैसलमेर जिले के अंदर है। 18 मई 1974 को किया गया था, जो नाभिकीय विखंडन पर आधारित था, जिसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्ध था। ठीक है, तो पहला अगर परमाणु परीक्षण पूछा जाता है जिसका नाम क्या था, तो वो क्या था हमारा, स्माइलिंग बुद्ध था। 11 एवं 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में भारत के ही 5 परमाणु परीक्षण किए गए, जिनका नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये भी हमारे जैसलमेर के अंदर ही किया गया है। तो 11 से 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में ही भारत के 5 परमाणु परीक्षण किए गए, जिनका नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति। क्योंकि जब ये प्रयोग किया गया था उसमें किसी को भी नहीं पता था, लास्ट टाइम पे सबको पता चला कि हाँ कि परमाणु परीक्षण किया जा रहा है। नेक्स्ट है परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, नाभिकीय ऊर्जा जो है उसका विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण जो होता है वो क्या कहलाता है, परमाणु भट्टी के द्वारा किया जाता है। प्रथम परमाणु भट्टी जो है अमेरिका के एनरिको कर्मी ने बनाई थी। परमाणु भट्टियों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो उनमें से ऊर्जा निकलती है उसका प्रयोग जो है वो विद्युत ऊर्जा के अंदर चेंज करने के लिए किया जाता है। फिर है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिक संयुक्त होकर, अब संलयन क्या होता है, जब दो हल्के नाभिक एक होकर एक नाभिक का निर्माण कराएंगे। और विखंडन क्या था, जब एक नाभिक टूटता है और 2 छोटे हल्के नाभिक बनते हैं। तो 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जो संयुक्त होकर या जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक रूप से नाभिकीय संलयन जो है वो अभिक्रिया सूर्य के केंद्रीय भाग में संपन्न होती है। ठीक है, वैसे तो देखो यहाँ पे फ्यूजन और संलयन दोनों ही तरह की क्रियाएं होती हैं, ये नहीं है कि सूर्य में सिर्फ एक ही होती है, दोनों तरह की क्रियाएं ही वहां पर होती है। ठीक है, तो लेकिन इसके केंद्र भाग में जो संपन्न होती है ना, बीच में बनती है और साइड में जाकर जो है वो जब आपस में जाकर क्रिया करते हैं तो दूसरे नाभिक से टकराकर क्या हो जाती है, आपस में टूट जाती हैं। ठीक है, तो वहां पर फ्यूजन और संलयन दोनों ही जो होते हैं, नाभिक का बनना भी और टूटना भी, दोनों क्रियाएं होती हैं सूर्य पर। तो प्राकृतिक रूप से नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य के केंद्रीय भाग में संपन्न होती है। सूर्य में क्या होती है, 71% हाइड्रोजन होती है और 26% क्या होती है, हीलियम होती है।
नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम एल्डर टेलर ने विकसित किया था। हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन अभिक्रिया पर जो है वो आधारित है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की तुलना में क्या होता है, 1000 गुना शक्तिशाली व विनाशक होता है। हाइड्रोजन बम क्या होता है, परमाणु बम की तुलना में 1000 गुना शक्तिशाली व विनाशक होता है। अब देखो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, 71 है, तो वहां पर होने वाले जो विस्फोटक होते हैं वो कितने खतरनाक होते होंगे, ठीक है, जिनसे जो ऊर्जा निकलती है ना, वही ऊर्जा तो अपन को नीचे जो है वो आती है, लेकिन क्या होती है, ओजोन परत के कारण जो उसके अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह होती है वो नीचे तक पहुंच नहीं पाती हैं। अदरवाइज ऐसा होता नहीं ना कि परमाणु बम विस्फोट और उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज नहीं निकले, तो वो जो रेज, खतरनाक रेज जो निकलती है ना सूर्य से, वो इन परमाणु बम के विस्फोटन के कारण ही निकलती है, वहां पर जो विस्फोट वगैरह होते हैं। और वो यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच पाती, क्योंकि अपने वातावरण में एक बीच में लेयर बनी हुई है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। वो ओजोन लेयर क्या करती है, उन किरणों को नीचे आने से रोकती है, हम तक आने से रोकती है। लेकिन जो हम एनवायरमेंट पोल्यूटेड कर रहे हैं ना, उसके कारण क्या हो रही है, उसके अंदर क्या हो रहा है, बहुत बड़ा होल हो चुका है, जिसकी वजह से वो रेज जो है वो नीचे गिरी है, जिसकी वजह से आज ये कैंसर वगैरह जो है वो उसी के कारण फैल रहे हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो कैंसर का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे।